जो कल अब तक बातें हो चुकी हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स को इंटीजर पर चेक करते हैं और इंटीजर पर भी कब फर्क पड़ता है, हमेशा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जब इंटीजर के लेफ्ट में आएगा तब डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का बॉक्स है, अगर एफ ऑफ एक्स 1 वैल्यू ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 या 1 के राइट में है, जब 1 के लेफ्ट में आएगा तब दिक्कत आएगी। फ्रैक्शनल में भी सेम चीज है। सिग्नम को कब दिक्कत होगी, जब उसके अंदर वाला नंबर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर उसके साथ नंबर जीरो मल्टीप्लाई वाला नंबर भी जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद क्या करवाया था, रैशनल इरेशनल वाला करवा रहा था मैंने। क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है ये तो फिर भी दिख रहा है, क्या था एक्स, यहां पर क्या है, ये तो था अगर एक्स रैशनल हो और ये था अगर एक्स इरेशनल हो। तो तुमसे बोला गया था कि एक्स की वो वैल्यूज बताओ जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो मैंने बताया था यहां पर एलएचएल आरएचएल का पंगा ना लेकर हम किस में कंसीडर करते हैं, रैशनल इरेशनल में। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक्स के जस्ट पास वाला जो रैशनल नंबर है उस पर क्या वैल्यू आएगी, जो जस्ट पास वाला इरेशनल नंबर है उस पर क्या वैल्यू आएगी। एलएचएल आरएचएल नहीं देखते। तो अगर मैं एक तरफ से एक्स पर लिमिट निकालूंगा तो वो एक्स आएगी जब रैशनल पर काम करेंगे, जब इरेशनल पर काम करेंगे तब लिमिट क्या आएगी, 1 माइनस एक्स। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों तरफ से लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सोल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1/2। तो सिर्फ 1/2 वो नंबर है जहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा और x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि सपोज करो तुम x इक्वल टू 3 पर बात करो, x इक्वल टू 3 के अगर एक तरफ बात करोगे, एक तरफ से मेरा मतलब है जब रैशनल नंबर के लिए बात करोगे तो रैशनल के लिए इसकी लिमिट कितनी आएगी, 3 आएगी। जब तुम 3 के जस्ट पास वाला इरेशनल नंबर ढूंढोगे, 3 के जस्ट पास इरेशनल नंबर होगा कोई ना कोई, लिख लो 3.0123176 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो उस पर लिमिट कितनी आएगी, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो इक्वल नहीं आने वाली ना, जब ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे तभी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी, मतलब सॉरी फंक्शन कंटिन्यूस हो पाएगा। और वो कब होगा, x इक्वल टू 1/2। तो तुम यहां पर बोलोगे fx is continuous only at x इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसी से एक डेफिनेशन निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं, प्रॉपर्टी निकल कर आती है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। लिखो, ये कर लिया था वैसे क्वेश्चन। चलो आगे से जब भी आ जाए दोनों की लिमिट बराबर कर दो, x की जो वैल्यू आएगी वहां वहां पर कंटिन्यूस है। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, अ फंक्शन which is continuous at only one point is said to have single point continuity। एक ऐसा फंक्शन जो एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूस हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके पास सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी है हमारे पास। तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे पास सिर्फ 1/2 पर कंटिन्यूस है और बाकी हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, तो इस फंक्शन के पास सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये डेफिनेशन है बस। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये बंद करिए यार, ये सॉरी, पहले मतलब समझते हैं फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लो मैं बात कर रहा हूं एक फंक्शन के बारे में और सिर्फ a से लेकर b के बीच में जो इंटरवल है उसमें बात कर रहे हैं। मान लो a पर इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू है, सपोज करो 1 वैल्यू ले रहे हैं, b पर ये फंक्शन जो है वो मान लो वैल्यू ले रहे हैं 4। ठीक है, रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। और मान लो तुम्हें कह दिया जाए कि a से b तक जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाना होगा। बीच में कितनी बार भी टर्न ले सकते हैं, हो सकता है कि ये 1 से नीचे चला जाए,
फिर मुड़कर आए, फिर ऊपर चला जाए, फिर इस तरीके से कैसा मर्जी ग्राफ बनेगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ बन जाएगा रैंडम। तो सोच के देखो, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाएंगे, तो अगर मैं बोलूं बीच में 3 वैल्यू की बात करूं, तो अगर 3 की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो ये कभी ना कभी तो इस लाइन को कट करेगा ना, चाहे एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, चाहे 10 बार करे, कभी ना कभी करेगा। ऐसी मान लो मैं 2 वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, 2 वाली लाइन को कट कर रहे हैं, कैसा मर्जी ग्राफ बना लो, ये 2 वाली लाइन को कट करेगा ही करेगा, कम से कम एक बार तो करेगा। लेकिन कब करेगा? अगर कंटिन्यूस है। अगर डिसकंटिन्यूस है तब तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डिसकंटिन्यूस में तो क्या हो सकता है, मान लो ए पर इसको वैल्यू लेनी थी 1 और बी पर इसको वैल्यू लेनी थी 4। मान लो मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, यहां तक तो ये वैल्यू ली और फिर यहां से ये वाली वैल्यू लेनी चालू कर दी, तो यहां पर क्या है, पहले 1 ले रहा था, खत्म कहां पर कर रहे हैं, 4 पर, बीच में जो वैल्यू 2 आ रही है वो ली इसने कभी भी नहीं ले पाया। तो डिसकंटिन्यूस के लिए बातें कहनी गलत हो जाती है, लेकिन अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए जो होगा और एफ ऑफ बी जो होगा, इनके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी वैल्यू एफ एक्स अचीव कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि बीच वाली सारी वैल्यू अचीव करेगा। तो लिखो इसका स्टेटमेंट, इफ एफ ऑफ एक्स is a continuous function in A to B, ठीक है, और सॉरी, ए और बी पर क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, ओपन से काम नहीं चलेगा, क्लोज्ड होना जरूरी है। इसका मतलब क्या बताया था, ओपन ए से ओपन बी के बीच में हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ए पर कैसा कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट कंटिन्यूस, और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस। तो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन ए टू बी, देन फॉर एवरी सी belonging to f of A to f of B, ठीक है। यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया कि f of A छोटे f of B बड़े, जरूरी नहीं है, उल्टा काम भी हो सकता है, कुछ ना कुछ मानना था तो वो मान लिया। देन फॉर एवरी C belonging to f of A to f of B, मतलब कहने का मतलब अगर यहां पर वैल्यू 1 आ रही है, यहां पर वैल्यू 4 आ रही है, तो 1 से 4 के बीच में अगर मैं कोई भी C लूंगा, देयर एग्जिस्ट some x नोट, एक मिनट रुको, some x नोट belonging to A to B such that f of x नोट इक्वल टू C, ठीक है। तो A से B के बीच में एटलीस्ट एक x तो ऐसा लाई करेगा ही करेगा जिसके लिए हमारे पास f ऑफ x नोट की वैल्यू f ऑफ A से f ऑफ B के बीच में आ जाए, कोई भी C उठा लो, ठीक है। स्टेटमेंट ये है, बाकी कहने का तात्पर्य वही है जो सिंपल वहां पर समझाया हमने। सॉरी, और ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि जैसे यहां पर 1 से 4 की बात करें तो 1 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकता और 4 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। The number of such values of x for which f of x naught equal to C will always be odd। तो जैसे हमने कहा कि अगर हमें C वैल्यू लेकर आनी है 1 से 4 के बीच में, मैं चाहता हूं कि 2 वैल्यू आए, ठीक है। तो 2 कभी ना कभी आएगी, कितने x पर आएगी, जैसे यहां पर कितने x पर आ रही है, 1 पर। अगर मैं बात करूं कि मुझे 3 वैल्यू चाहिए, कितने x पर आ रही है, चेक करो, 1, 2 और 3, सॉरी। तो हमेशा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो होगा वो हमेशा कितना होगा, ओड होगा। या तो जैसे अगर मैं मान लो बोल दूं कि मुझे 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू चाहिए, 2.5 चाहिए, 2.5 कम से कम एक x पर तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 x पर आ जाए,
या 4x पर आए या 6 पर आए, x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमेशा क्या मिलेंगी, ओड। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x की बात कर रहा हूं मैं, तो x की वैल्यू या तो 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5, 7, 9, 11 वो तुम जानती हो, ठीक है। 2 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन ये नहीं होगा। और ये मत ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू को ओड नहीं बोल रहा मैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x को ओड बोल रहा हूं। कुछ नहीं, फिलहाल ये बोला है कि अगर हमारे पास f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है a से b के बीच में, तो a पर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू ले रहा होगा, वो f ऑफ a आ गई, b पर कोई ना कोई वैल्यू ले रहा होगा, वो f ऑफ b आ गई। वो मैंने एज्यूम कर लिया कि f ऑफ a f ऑफ b से छोटे, तो ये इंटरवल बन गया। अब हम कहेंगे कि अगर मैं f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 1 से 4 का, तो 1 से 4 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू उठा लूं, तो वो वैल्यू कभी ना कभी अचीव हो रही होगी, फंक्शन वो वैल्यू कभी ना कभी ले रहा होगा। कहां पर, इस इंटरवल में। जब x को मैं a से b लूंगा, तो हर वैल्यू आएगी f ऑफ a से f ऑफ b, वो बात बोलिए। और अगर मैं बोलूं कि 1 से 4 के बीच में मान लो मुझे चाहिए 2 वैल्यू अचीव करवानी है, मैं ये चाहता हूं कि फंक्शन 2 वैल्यू ले, तो वो 2 वैल्यू जो है वो या तो 1 x पर लेगा, या 3 पर लेगा, या 5 पर, या 7 पर। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो हमेशा ओड आएंगे, ठीक है। हो गया नोट, ये बाद में करें जब लेक्चर आएगा। अगला पॉइंट लिखो। ये पॉइंट एक तरह से तुम क्वाड्रेटिक में यूज कर चुके होगे, याद है तुमने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, x माइनस ए, क्वाड्रेटिक की बुकलेट भरी पड़ी है ऐसे क्वेश्चन से। कि बताओ इसके कितने रूट हैं, याद आ रहे हैं? इसमें पहले x को a पुट करते थे, फिर x को b पुट करते थे, फिर x को c पुट करते थे, नहीं आता था? क्या करते थे फिर, अगर यस सर तो? अच्छा फिर हाँ, तो उसमें ये बोलते थे कि अगर a पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, b पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, c पर पॉजिटिव आ रही है, तो बीच में एक रूट आएगा। नहीं करा, नहीं आता था? क्वाड्रेटिक हुआ नहीं क्या तुम्हारा? छोड़ो फिर, तो चलो क्वाड्रेटिक में फिर मैं करवा देता हूँ ये चीज, क्वाड्रेटिक में नहीं करवानी पड़ेगी फिर। लिखो, तो इसी का एक स्पेशल केस है, इफ f of x is a continuous function in a to b and f of a and f of b are of opposite signs, that is तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसी का स्पेशल केस कर रहे हैं जो इनडिटरमिनेट इंटरमीडिएट थ्योरम है। सॉरी, कंटिन्यूअस फंक्शन होना तो जरूरी है a से b के बीच में। अब मान लो f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो अपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देन f of x equal to 0 has at least one solution when f of x equal to 0 has at least one solution in the interval a to b। क्योंकि देखो वही वाली बात हो रही है, सपोज करो हमने अभी क्या कहा है कि a पर जो वैल्यू ले रहे हैं और b पर जो वैल्यू ले रहे हैं वो अपोजिट साइन में है। मान लो a पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं और b पर फंक्शन वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, तो कंटिन्यूस ग्राफ तो है ही ना। तुम कैसे भी ग्राफ बनाने की कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें b तक तो लेकर ही आना ना इसको, तो कभी ना कभी तो x एक्सिस को क्रॉस करवाना पड़ेगा। जैसे ही हमारा फंक्शन x एक्सिस को क्रॉस करेगा वैसे ही एक रूट आ जाएगा, तो fx इक्वल टू 0 का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा इंटरवल a टू b में।
ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ग्राफ बनाने को तो तुम ये भी बना सकते हो, चलो दिख ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो मान लो ग्राफ तुम ऐसा बना लो, ऐसा भी तो बना सकते हो। तो अब कितने सॉल्यूशन है, ये मैं अलग से बना देता हूँ, एक मिनट रुको, एक तो इसका हिसाब ही नहीं आता कहाँ पर है क्या है। मान लो अब दोबारा ए पर जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, बी पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तुम ग्राफ बनाने को तो ऐसा भी बना सकते हो, अभी भी सॉल्यूशन आएंगे, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ ही रहे, लेकिन एक्चुअली कितने आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, तो कम से कम एक आएगा, आने को एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। और वही पिछले वाली बात, जितने आएंगे वो कितने होंगे, ओड होंगे, ओड नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या तो एक आएगा या 3 आएंगे या 5 आएंगे। 2 से काम चला सकते हो कि तुम चाहो कि 2 सॉल्यूशन बने, मान लो तुमने कहा कि 2 सॉल्यूशन बनने, जैसे ए है बी है, ए पर पॉजिटिव बी पर नेगेटिव, तुमने एक बार क्रॉस करवाया, दूसरी बार क्रॉस करवाया, अब तीसरी बार करवाना पड़ेगा ना, मजबूरी होगी, ताकि बी पर वैल्यू नेगेटिव ले सके। तो 3 तो आएंगे आएंगे, 4 आएंगे तो फिर सीधा 5 आएंगे। और बच्चे जो नॉर्मली गलती करते हैं वो जो तुमने नहीं करनी, कि मान लो ए से बी बनाना है, यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है, तो तुमने कर लिया ये वाला काम कि सिर्फ 2 सॉल्यूशन है। सही है, 2 सॉल्यूशन है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके आता है तो यहां पर इवन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, तो यहां पर वो एक रूट काउंट नहीं होगा, वो 2 रूट काउंट होंगे, या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। तो मान लो 2 आए तो 2 और 1 3 हो गया, 4 हुए तो 4 और 1 5 हो गया, अगर 6 हुए तो 6 और 1 7 हो गया। तो आएंगे हमेशा ओड नंबर ऑफ रूट्स, डिस्टिंक्ट हो ना हो वो अलग बात है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। ओड वाला भाई ये देख, तो इवन नंबर ऑफ रूट्स बनाने की कोशिश भी करेगा तो नहीं बनेंगे, ये चीज पीछे बोली थी, बस नोट करो इस चीज को। तो ये क्वाड्रेटिक के खासकर काफी क्वेश्चंस करने में मदद कर देती है हमारे, इसका स्टैंडर्ड ही सवाल बनता है सीधा ही। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c. सॉरी, और यहां पर बोला गया कि a जो है वो b से छोटे और b c से छोटे, ये बात बोली गई है, ठीक है। ये पहले वाला मैं ही करवा रहा हूं, बाद वाला तुम करोगे। तो सोच के देखो कैसी इक्वेशन है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को f ऑफ x मान लो। तो अगर मैं x की वैल्यू a पुट करूंगा तो क्या बनेगा, f ऑफ a बनेगा। सोच के देखो, जब x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस a कितना होगा, 0 होगा, गायब हो गया। यहां पर भी a माइनस a कितना आएगा, 0, गायब हो गया। कितना बचा, ये बचा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब चेक करो हमें क्या दिया हुआ है कि a b से छोटा है ना, अगर a b से छोटा है तो a माइनस बी क्या होगा, नेगेटिव, a माइनस सी भी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरीके से अगर मैं x को b पुट करूं तो f ऑफ b कितना होगा, b माइनस बी 0 मिलेगा, b माइनस बी फिर दोबारा 0 मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा अपने को, b माइनस सी, b माइनस ए, सॉरी। अब चेक करो, b क्या है, c से छोटा नंबर है, लिखा हुआ है वहां पर। अगर b c से छोटा होगा तो b माइनस सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। b a से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब इसी तरीके से एंड में x को c पुट किया जाए तो क्या बनेगा, f ऑफ c इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर 0, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी 0, सिर्फ बचेगा c माइनस ए और c माइनस बी। अब c जो है वो a और b दोनों से बड़ा है, तो दोनों नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब अगर नंबर लाइन पर हम देखें, वैसे बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं बस, नहीं तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ए पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बी पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और सी पर फिर क्या है, पॉजिटिव।
तो मैं कह सकता हूं कि ए से बी के बीच में कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा। आने को एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। बी से सी के बीच में कम से कम एक रूट आएगा, आने को ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इस केस में ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों? मैं कह रहा हूं इस केस में ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट होंगे? 2 रूट तो मिनिमम चाहिए चाहिए। अगर मैं मान लो बोल दूं कि यहां पर ए से बी के बीच में एक नहीं 3 रूट है, तो 3 रूट यहां आ गए, एक रूट यहां आ गया, कितने हो गए? 4 रूट हो गए। सॉरी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कितने रूट आएंगे इसके? 2 रूट आएंगे, एक ए से बी के बीच में होगा, एक बी से सी के बीच में होगा। तो यहां पर तुम क्या बोल दोगे? द क्वाड्रेटिक हैज 2 रियल रूट्स, one lies in the interval a to b and the other lies in the interval b to c। तुम ये भी बता सकते हो कि जो रूट्स आएंगे वो किस इंटरवल में आएंगे। ऑब्वियसली एग्जैक्ट वैल्यू तो यहां पर हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि डी वाला फॉर्मूला ना लगा दें। लेकिन वो क्वेश्चन रूट निकालने के लिए बना ही नहीं है, वो सिर्फ इतना पूछता है कि कितने रियल रूट है। ठीक है, और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। जब क्वाड्रेटिक होगा बुकलेट करोगे, पेपर में भी 10 जगह दिखेगा, तुम्हें कोई भी मटेरियल उठा लो, हर जगह मिलेगा। ऑनलाइन वालों तुम्हें दिख रहा है वैसे जो चल रहा है? क्योंकि मेरे पास तो अजीब से रंग में दिखा रहा है ये। अगर नहीं दिख रहा बता दो, कुछ और करते हैं इसका जुगाड़। सारी रंग ऐसे सही है इसके। लेट f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन defined on the interval 0 to 1 show that। अच्छा, डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 1 का मतलब क्या हुआ? मतलब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 2 सेट चाहिए होते हैं ना अपने को, एक ए चाहिए होता है, एक बी चाहिए होता है, और हम बोलते हैं एफ ए टू बी आएगा। तो ए और बी दोनों का काम यहां पर कौन कर रहे हैं? 0 से 1। ठीक है, डोमेन भी यही है, को डोमेन भी यही है। इसका मतलब ये होता है शो दैट देयर इज सम सी इन 0 to 1 such that f of c इक्वल टू 1 माइनस सी। ये क्वेश्चन है, ये भी मैं ही करवा रहा हूं, अगला तुम करोगे। सॉरी, नोटिस करो, सबसे पहली बात तो उसने क्या बोली है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है और 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब f जो होगा 0,1 से लेकर 0,1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि कोई ऐसा सी एग्जिस्ट करना चाहिए 0 से 1 के बीच में जिसके लिए ये दोनों बराबर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का फिक्स तरीका है, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दो अपनी मर्जी से जो दिया भी नहीं हुआ। जैसे एक gx नाम का फंक्शन मान लिया, तुम उस फंक्शन को किस तरीके से मानो? fc लिखा हुआ है, पहले fc की जगह क्या लिख दो? f of x। वो सारा जो राइट में लिखा हुआ है 1 माइनस सी, उसको लेफ्ट में ले आओ, क्या बन जाएगा? -1 प्लस एक्स बनेगा ये चीज। ठीक है, ये एक नया फंक्शन हमने अपनी तरफ से ले लिया। हमें जो सॉल्यूशन बताना है वो कहां से कहां तक बताना है? 0 से 1। सॉरी, तो इसी से हमें आइडिया लग जाता है कि x की क्या क्या वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं क्या क्या वैल्यू पुट करूंगा? 0 और 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या होगा? g0 इक्वल टू में आएगा f of 0 -1 प्लस 0, मतलब f of 0 -1 आएगा ना। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पास जो फंक्शन है उसका कोडोमेन क्या है? 0 से 1। तो f of 0 की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी ना, तो 1 से तो छोटी होगी। अब 1 से छोटे नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और ये फिक्स तरीका है, पहले जो वैल्यू प्रूव करनी है वही फंक्शन मान लो, राइट में लेकर जो इंटरवल दिया हुआ है उसी की वैल्यूज पुट कर दो। अब x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 1।
तो g ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कटेगा, कितना बचा, अच्छा फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो f ऑफ 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉरी, हमारा जो फंक्शन है वो 0 पर नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, 1 पर कैसी वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन का इनके बीच में कम से कम एक रूट लाई करेगा, तो तुम क्या बोलोगे, देयर इज एटलीस्ट 1c in 0 to 1 such that g of c equal to 0। अब g of c को 0 बोलने का मतलब हम किसको 0 बोल रहे हैं, f of c माइनस 1 प्लस c को 0 बोल रहे हैं। राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, f of c इक्वल टू c माइनस 1। तो मतलब 0 से 1 के बीच में कम से कम एक c आएगा, कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने, 1 माइनस c आएगा। तो 0 से 1 के बीच में कम से कम एक ऐसा c होगा जिसके लिए f of c 1 माइनस c के इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना था बस। तो हमेशा ये तरीका है, ठीक है, कर लोगे ऐसे से। चलो लिखो अगला सवाल लिखो। Let f be continuous on the interval 0 to 1। इस बार कोडोमेन हमें R दिया हुआ है, such that f of 0 equal to 1, f of 0 equal to f of 1। Prove that there exists करो, ट्राई करो, वही सोच करनी है, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देना जो 0 पर पॉजिटिव ले, 1/2 पर नेगेटिव ले, या 0 पर नेगेटिव 1/2 पर पॉजिटिव, ताकि हम बोल दें उसका सॉल्यूशन आ रहा है। क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है ना, सारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, क्या बन गया, f ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। एक नया फंक्शन मान लो g ऑफ x नाम का, c की जगह x पुट कर दो, ये कोई रूल नहीं है लेकिन नॉर्मली यही काम करते हैं अपने, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ये एक नया फंक्शन मान लिया, जो प्रूव करना है वहीं से मानना है, उसी से पता चलेगा, जहां जहां c लिखा हुआ उसको x मान लो। अब ये क्या कह रहे हैं हमसे, किसी इंटरवल में सॉल्यूशन चाह रहे हैं 0 से 1/2। अब यहीं से हमें पता चलता है वैल्यू पुट करनी क्या क्या है, तो पहली वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो g ऑफ 0 जो आएगा वो आएगा f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2। सॉरी, हम कह सकते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या पहले क्या बोला था तो, अच्छा वो ठीक है, तो कुछ नहीं रख सकते ना, हमें कोई आइडिया नहीं f ऑफ 0 बड़ा है छोटा है, कोई आइडिया नहीं दूर दूर तक। दूसरी वैल्यू क्या पुट करनी होगी अपने को, 1/2। तो g ऑफ 1/2 क्या होगा, f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, ये आ गया। अच्छा, लेकिन अब एक चीज का यूज कर सकते हैं, उसने बोला हुआ है कि f ऑफ 0 और f ऑफ 1 बराबर है, तो f ऑफ 1 की जगह मैं f ऑफ 0 पुट कर सकता हूं, क्या बनेगा, f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 0। कोई रिलेशन दिख रहा है इन दोनों में, हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आया है, समझ ही रहे हो। सॉरी, तो मैं कह सकता हूं कि g ऑफ 0 इंटू g ऑफ 1/2 दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा,
ये बात तय है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ gx इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। अच्छा, वैल्यूज पुट करी क्या क्या है हमने x की, 0 और 1/2। तो 0 से 1/2 के बीच में इसका कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा। तो जो सॉल्यूशन आएगा उस पर g ऑफ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और g ऑफ c 0 होगा तो कौन 0 होगा, f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस 1/2। इसको 0 कर दिया और इसका मतलब f ऑफ c इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ c प्लस 1/2। तो इसमें हमारे सोचने के लिए ज्यादा नहीं है, खासकर ये जो आसान से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन में दे दिया उसी से काम जुगाड़ बिठाना है बस। अच्छा, एक बात और सुन लो मेरी, अगर किसी का डाउट आ रहा है, मैं बार बार थोड़ा सा एक्चुअली आधा सवाल कर रहे हैं हम, कुछ केसेस को हम इग्नोर करके चल रहे हैं जैसे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कभी भी। जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने अभी सॉरी, इसमें हमने कह दिया f ऑफ 0 -1 नेगेटिव है। f ऑफ 0 -1 0 भी तो आ सकता है, फंक्शन की रेंज क्या थी, 0 से 1 थी ना। तो मैंने मान लिया कि f ऑफ 0 1 से छोटा ही होगा, 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर 1 के इक्वल हो भी गया तो क्या हो गया, 1 -1 0 आ जाएगा। 1 -1 0 आ जाएगा, इसका मतलब f ऑफ x -1 प्लस x का जो रूट है वो x इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। इसलिए वो जो आंसर भी पूछ रहे हैं वो क्या बोले, सम सी इन क्लोज्ड 0 टू क्लोज्ड 1, क्लोज्ड वो लेकर चल रहे, वो ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं केस छोड़ के चल रहा हूँ। वो वैसे इंक्लूड हो रहा है अपने आप कि अगर गलती से f ऑफ 0 1 के इक्वल आ गया तो 0 ही इसका रूट हो गया। उसी तरीके से मैंने बोल दिया कि f ऑफ 1 जो है वो 0 से बड़ा होगा, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है f ऑफ 1 0 आ जाए। अगर f ऑफ 1 0 आ रहा है तो इस इक्वेशन का जो रूट है वो कौन हो जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से मान लो, सपोज करो, अगला कैसे आएगा नेक्स्ट। इसी तरीके से मैंने यहां पर बोल दिया कि ये जो नंबर है अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ये नंबर 0 ही हो जाए। अगर ये नंबर 0 हो गया तो f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन बन जाएगा, c इक्वल टू 0। तो वो केसेस भी चल रहे हैं साथ साथ, अगर कभी उसके बारे में भी पूछ ले तो आंसर जो आता है वो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में आता है, ओपन में नहीं आता। अगर क्योंकि सॉरी, तुमने ऐसे क्वेश्चन खासकर फंक्शन में बहुत सारे करे हैं, वो छोटा छोटा फर्क दे देते हैं। एक तो इंटरवल दे देगा 0 से 1/2 क्लोज्ड का, एक इंटरवल दे देगा 0 से 1/2 ओपन का। तो किस में सॉल्यूशन आएगा, 0 से 1/2 क्लोज्ड में, क्योंकि 0 भी आ सकता है 1/2 भी आ सकता है। ठीक है, वो ध्यान रखना, वो केसेस अपने आप साथ साथ चल रहे हैं, नॉर्मली उनको लिखते नहीं है, बस नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ भाई ऋतिक, क्लियर हुआ कैसे फंक्शन मानना है, एज्यूम करना है। Then prove that f of x equal to x for some x belonging to 0 to 1। ये भी सिंपल सा ही सवाल है, करो जल्दी। वही घटिया सा सवाल है, क्या करना है, एक फंक्शन मान लो कि g ऑफ x नाम का, कितना f ऑफ x माइनस एक्स, दिख ही रहा है क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, 0 और 1। g0 कितना आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस 0 यानी f ऑफ 0। f ऑफ 0 जो होगा वो इस कोडोमेन में से मिलेगा ना, 0 से 1 में मिलेगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं g ऑफ 1 की बात करूं तो कितना मिलेगा, f ऑफ 1 माइनस 1। f ऑफ 1 जो होगा वो 1 से तो छोटा ही होगा, 1 से छोटा होगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू है दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यू है तो बीच में एक रूट लाई करेगा। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट सम c such that
g ऑफ c यानी f ऑफ c माइनस c, यही फंक्शन माना हुआ है, इक्वल टू 0, तो f ऑफ c की जो वैल्यू है वो c के इक्वल आ जाएगी, ये होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो इसका। शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस a का स्क्वायर इंटू x माइनस b का स्क्वायर प्लस x takes the value a plus b by 2 for some value of x belonging to a to b। इस इंटरवल में कभी ना कभी a प्लस बी बाई 2 वैल्यू लेगा हमारा फंक्शन, प्रूव करो। क्या करोगे? सॉल्यूशन जो मांग रहा है वो कहां से कहां तक मांग रहा है? a से b। तो पता तो लगी है कि वैल्यू पुट करनी क्या क्या है। जैसे अगर x की वैल्यू a पुट करोगे तो क्या मिलेगा? f ऑफ a। नहीं, इसमें प्लस माइनस का पंगा नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुमने फिर वही फंक्शन मान लिया। मान लो हम नहीं, दूसरे काम नहीं चलेगा। सॉरी, f ऑफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a आ जाएगा, क्योंकि a माइनस a 0 होगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। x इक्वल टू b की अगर बात करें तो f ऑफ b कितना होगा? b होगा। ठीक है, तो इसका मतलब a पर हमारा जो फंक्शन है वो a वैल्यू ले रहे हैं। वैसे ही मैंने मान लिया कि b बड़ा है a छोटा है। b पर कितनी वैल्यू ले रहे हैं? b ले रहे हैं। तो बीच में सारी वैल्यू अचीव करेगा हमारा फंक्शन। चेक करो ये वाली वैल्यू a से b के बीच में आएगी या नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी बाई 2 जो नंबर होगा वो a और b के बीच में होगा। ये बात कहना सही है गलत है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके बीच में लाई करेगा। छोटे नंबर से बड़ा होगा, बड़े नंबर से छोटा होगा। ये बात हमेशा सच है या सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के केस में सच है? अगर a और b पॉजिटिव होंगे तभी ये बात कह सकते हैं, नेगेटिव के केस में भी कह सकते हैं। नेगेटिव के केस में भी कह सकते हैं। -2 और 6 का एग्जांपल ले लो। -2 और 6 का जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो 2 आएगा, दोनों के बीच में लाई करेगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब यही है कि दो नंबर के बीच में ऐसा नंबर इंसर्ट करो जिससे तीनों नंबर ए पी आ जाए। तो a प्लस बी बाई 2 जो होगा ये a से b वाले इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो ये वाली वैल्यू कभी ना कभी तो आनी चाहिए ना किसी x पर। तो ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे? देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो कभी ना कभी ये वैल्यू अचीव कर लेगा। अच्छा, कोई तुमसे पूछ ले इसी सवाल में कि 2a प्लस बी बाई 3 ये वाली वैल्यू अचीव कर पाएगा कभी? सोच के बताओ। 2a प्लस बी बाई 3 वैल्यू अचीव कर पाएगा या नहीं? सॉरी, ये पल्ले पड़ा जो अभी तक बोल रहे, जो a प्लस बी बाई 2 इनका अरिथमेटिक मीन है, उनके बीच में आएगा। अगर कभी हमारा फंक्शन a वैल्यू ले रहे और कभी b वैल्यू ले रहे तो इनके बीच वाली वैल्यू सारी लेनी है। अरिथमेटिक मीन वाली वैल्यू कभी ना कभी ले लेगा किसी ना किसी x पर। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं तुमसे पूछूं 2a प्लस बी बाई 3 वैल्यू लेगा या नहीं लेगा? इसको इस तरीके से देख सकते हो ना, अगर तीनों a होते, अगर तीनों a डिवाइड बाई 3 करते तब जाकर a मिलता। यहां पर क्या है? a प्लस बी अपॉन 3 है ना, तो तीनों a होते तब a वैल्यू मिलती। एक a की जगह हमने b पुट कर दिया, इस a की जगह b पुट कर दिया तो नंबर बड़ा कर दिया ना। नंबर बड़ा कर दिया तो ये नंबर a से तो बड़ा ही आएगा। उसी तरीके से सोचो, अगर तीनों की वैल्यू b होती तब जाकर इसकी वैल्यू b आती। b तो सेम रखे,
बाकी 2 बी की जगह 2 ए पुट कर दिए। तो यहां से जब मैं इस नंबर तक पहुंचूंगा तो मैंने बी को ए से रिप्लेस करे ना, बड़े नंबर को छोटे नंबर से रिप्लेस करे, तो ये नंबर इसके रिजल्ट से छोटा होगा, तो ये नंबर बी से छोटे और ए से बड़े। समझ रहे बात? तो ये नंबर ए से छोटा बड़ा, बी से छोटा, तो इसका मतलब इसी इंटरवल में लाई करेगा, और इसी इंटरवल में लाई करेगा तो फंक्शन कभी ना कभी ये वैल्यू ले सकता है। इसी तरीके से अगर तुम्हें कभी बोल दे कि एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन ए, ये वाली वैल्यू अचीव करेगा? बिल्कुल करेगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम है, और असल में हो भी यही रहे। अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, एक तरह से फंक्शन ने ए पर कितनी वैल्यू ली थी? ए ली थी, ये पॉइंट आ गया ए कोमा ए। फंक्शन ने बी पर कितनी वैल्यू ली थी? बी पर बी वैल्यू ली थी। ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, वैसे ही बना रहा हूं, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट बनाया है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक पॉइंट लाई कर रहे हैं जो इनको 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2a प्लस बी बाई 3, 2a प्लस बी बाई 3। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा ना, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी a और b के बीच में लाई करेगा। ऐसे इनका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी a और b के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये नंबर a और b के बीच में, तो कभी ना कभी फंक्शन ये वैल्यू अचीव करेगा। लेकिन मान लो मैं यहां पर m या n को नेगेटिव बना दूं, मैं लिख दूं 3a माइनस 2b अपॉन 3 माइनस 2, ये वाली वैल्यू बताओ। हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, पता नहीं, क्योंकि 3a माइनस 2b अपॉन 3 माइनस 2 मतलब वो वाला पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, तो या तो इस पोर्शन पर मिलेगा या इस पोर्शन पर मिलेगा, तो उसका जो y होगा इनकी रेंज के बाहर चला जाएगा, तो वो वैल्यू अचीव कर भी सकता है, नहीं भी। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, पता नहीं हमें, कोई आइडिया नहीं, ठीक है। सॉरी, और दोबारा बोल रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन बस शो करने के लिए बनाई है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फंक्शन टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप का बनेगा कुछ ना कुछ। वो लिखना चाहो तो एम ए प्लस एन बी वाली बात भी लिख लेना अपने आप, हिंदी वगैरह बनाकर। ये 2a प्लस बी वाला बाई 3 वाला भी लिख लो, क्वेश्चन तो करवाए नहीं, बाद में याद आ जाएगा। और लिख लेना एम और एन पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन तभी जब एम और एन दोनों पॉजिटिव हो। तो फंक्शन तेरा मैं सुनता हूं तू क्या बोल रहा था, लेकिन फंक्शन ये मान सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि मैं ये चाहता हूं ना कि एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी बाई 2 के बराबर वैल्यू ले, तो ये फंक्शन मान लिया। अगर इसमें मैं एक्स को एक वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे दिखेगा एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस बी बाई 2। एफ ऑफ ए कितना है? ए। जब माइनस वगैरह करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए माइनस बी बाई 2। और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उससे भी मुझे पता चल रहा है कि ए बी से छोटा है, क्योंकि ए टू बी जा रहा है, तो ए माइनस बी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर मैं इसी तरीके से एक्स को बी वैल्यू पुट करूं तो क्या बनेगा? एफ ऑफ बी माइनस ए प्लस बी बाई 2। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? बी है। बी में से ए प्लस बी बाई 2 गया, कितना बचेगा? बी माइनस ए बाई 2। अब क्योंकि बी ए से बड़ा है तो क्या वैल्यू लेगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो बीच में कभी ना कभी तो जीरो होगा ना, और जैसे ही ये जीरो हुआ तभी वैसे ही एफ एक्स की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 आ गई। पूरा ही राइट में शिफ्ट कर दिया, उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसमें तो एक्स की वैल्यू ए पुट करेगा ना तो एफ ऑफ ए माइनस ए बन जाएगा, और जी ऑफ ए माइनस वो कुछ खास बना नहीं, फिर उससे मतलब काम नहीं हो पाएगा। और असल में क्या है, उसमें जो उसमें फंक्शन इक्वल दिया नहीं हुआ था अपने को, मतलब उसमें जो प्रूव करना होता ना उस पर हमने ध्यान दिया था। जैसे मान ले मैं इसकी बात करूं, मुझे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव करना है
तो मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स फंक्शन लिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया नहीं हुआ था, जो दिया हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। अब ये प्रूव करना था, तो मैंने एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस 1/2 इसको जी एक्स माना। जो दिया होगा वो काम का नहीं है अपने, वो भाड़ में गया, मतलब भाड़ में तो नहीं गया, उसी से काम होगा। तो एक तरीका ये हुआ, एक तरीका वो हुआ। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट बचे। तो चलो एक दो प्रॉपर्टीज लिख लो, और तो फिर क्या है, लिखो प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टी या छोड़ो, या नोट लिख लो, कुछ नोट्स हैं। चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गए, अगले लेक्चर के 15-20 मिनट लेंगे और उसके बाद डिफरेंशियलिटी चालू हो जाएगा सैटरडे को। नोट क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a to b, और क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्लोज्ड ओपन का बहुत फर्क पड़ता है इसमें। देन fx will be bounded and its range will be a bounded function, bounded interval। क्योंकि सोच के देखो, अगर तुम a से b के बीच में fx का ग्राफ बना रहे हो, अब अगर a पर कंटिन्यूअस है तो a पर कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले रहा होगा ना, मान लो ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, b पर भी कोई फाइनाइट वैल्यू ले रहा होगा, कुछ भी ले रहे हैं, मान लो ये ले रहे हैं। अब तुम कितनी कोशिश कर लो ऊपर लेकर चले जाओ या कितना ही नीचे ले आओ, वापस मुड़कर b पर तो ये वैल्यू लेनी ही लेनी है ना। तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जा सकता। अगर तुम इसको इनफाइनाइट तक भी लेके जाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं तो मोड़ना पड़ेगा ना इसको, और जैसे ही वापस मोड़ोगे वैसे ही हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी।